नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में और वहीं राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में घमासान मचा हुआ है। नौबत यहां तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला पलटना पड़ गया है। राष्ट्रपति जी को ये कहना पड़ गया कि अच्छा, अब तुम हमको सिखाओगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको लिमिट बताओगे। ये कहते ही सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर आ गया है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप किसी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए एक भी पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको आज की वीडियो में मिलेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी तो। देखिए मामला क्या है। एक्चुअल में तमिलनाडु के आप जानते हो सीएम हैं एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि जी वहाँ के गवर्नर हैं। शुरुआत यहीं से हुआ। अब होता क्या था, इनकी ये शिकायत है कि हम जब भी कोई बिल लाते हैं, जब भी कोई नया विधेयक लाते हैं अपने जनता के लिए, वेलफेयर के लिए, कोई योजना के लिए या कुछ भी नया सुधार के लिए, तो ये साहब जा करके उसको रोक देते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल हैं। बिना राज्यपाल की सहमति से बिल फाइनल एक्ट नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है और ना ही लागू हो पाता है। तो ऐसे में ये जाकर अपने पास रोक देते हैं। अब इनका ये तर्क है कि कुछ इन पर कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए या फिर कुछ ऐसी लिमिट लगाया जाए, संविधान में कुछ ऐसा किया जाए कि राज्यपाल बिल को रोक ना सके। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। आप देखिए आज के टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब जब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वेशन बढ़ा है, उसके बाद भी एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि नो रेस्ट अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। ये तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक संविधान में इसके लिए संशोधन ना हो जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो चलो अभी थोड़ी बहुत राहत दिया है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा तो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। अब आपको पूरा एक एक करके मैं समझाता हूं। पूरा स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद विवाद समझिए, फिर इसके बाद पूरा निवारण समझाऊंगा आपको। तो देखिए होता क्या है, भारत में जो संसद है, भारत आप जानते हो संसद ही कानून बनाती है, संसद ही सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो भारत की जो संसद है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है अनुच्छेद 79 में कि भारत का एक संसद होगा जो कानून बनाएगी, और इस संसद के 3 अंग होंगे। एक होगा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होगा राष्ट्रपति। लोकसभा इसमें निम्न या आम सदन होगा जो आम जनता के मत से बना हुआ होगा, यानी आम जनता जिनको चुनकर भेजेगी वो सदस्य यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। राज्यसभा उच्च सदन होगा और राष्ट्रपति जो होगा ये इनको समन्वय करने के लिए भी एक अंग होगा, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, और यही सर्वे सर्वा होगा। ये भारत का प्रथम नागरिक होगा और राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद का सत्र बुलाया जाता है। यानी संसद के ये 3 अंग हैं। अब होता क्या है, जब भी संसद में कोई भी नया कानून लाना होता है या भारतीय संविधान में कोई अमेंडमेंट करना होता है, कोई सुधार करना होता है, कोई नया आर्टिकल जोड़ना होता है, तो इन तीनों की सहमति जरूरी होती है। बिना इन तीनों की सहमति से कोई भी बिल, कोई भी विधेयक वो कानून या अधिनियम या एक्ट नहीं बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक चीज नया कानून लाना है, तो उसके लिए पहले लोकसभा या राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। अब मान लीजिए लोकसभा में आता है बिल, वो लोकसभा में बहुमत से पास होगा, फिर जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भी अगर बहुमत से पास हो गया तब जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसका रिव्यू करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर उस पर मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो वो मुहर लगा करके पास कर दें और उस पर फाइनल मुहर जब लग जाएगी तो वो बिल जो है, वो विधेयक जो है वो अधिनियम यानी एक्ट बन जाएगा, यानी वो अब कानून बन गया। अगर संविधान में सुधार करने की जरूरत हुई तो वो अमेंडमेंट बन गया, यानी संविधान संशोधन हो गया इनके फाइनल मुहर लगते ही। लेकिन दूसरा ऑप्शन इनके पास ये भी होगा कि ये वापस कर दें कि नहीं अभी इसमें सुधार की जरूरत है, वापस जाओ। तो वापस आएगा तो फिर से आएगा वहीं पर और फिर से उस पर चर्चा होगी और कहाँ पर किस स्तर पर क्या सुधार करने की जरूरत है, उस स्तर पर यहाँ पर सुधार करके फिर बिल पेश करके फिर वही प्रोसेस अपनाया जाएगा। और तीसरा इनके पास ऑप्शन ये होता है कि उसको रोक कर रखें। अब यही रोक के रखने वाले पर विवाद हो रहा है। हालांकि ये कोई लिखा नहीं गया है कहीं पर कि कितना दिन रोक सकते हैं या कब तक रोक सकते हैं। ये इनके दिमाग पर अपने विवेकानुसार है, बुद्धि के अनुसार कि कब तक क्या रोकना चाहिए। यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है राज्यों में। राज्य में भी आप जानते हो जो राज्य की विधायिका होती है या विधानमंडल जिसे कहते हैं, उसमें 3 अंग होते हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर उनमें विधान परिषद भी हैं। तो ऐसे जो विधानमंडल होता है उसमें विधान सभा होती है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होता है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सभी राज्यों में एक सदनात्मक है, यानी कि वहां पर केवल विधानसभा है, उसके बाद राज्यपाल रहते हैं।
तो तमिलनाडु में अगर बात करें तो वहां पर द्विसदनात्मक नहीं है, तमिलनाडु एक सदनात्मक है, यानी वहां पर विधानसभा है, उसके बाद जस्ट राज्यपाल का पद आ जाता है। यानी अगर वहां पर विधानसभा में कोई बिल लाया गया सरकार के द्वारा, सरकार चाहती है कोई नया कानून लाना किसी बात को लेकर के और वहां से पास करा ले जाती है अपनी विधानसभा से, तो उसके बाद वो बिल जाता है राज्यपाल के पास। लेकिन अब राज्यपाल के पास अगेन वही तीन ऑप्शन, पहला ऑप्शन कि या तो उसे मुहर लगा करके पास कर दें, वो बिल एक्ट बन जाए, दूसरा ऑप्शन कि वापस भेज दें, फिर से उसमें सुधार हो और उसके बाद फिर राज्यपाल के पास पहुंचे, तीसरा ऑप्शन उसको रोक कर रख लें, दबा कर रख लें। और यही बात से खफा है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन का आरोप है कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि साहब, ये हमारे बिलों को पास ही नहीं करते हैं, अपने पास दबा कर रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं जी, ऐसा क्या मंशा है? इनका आरोप यह है कि जो राज्यपाल होता है उसको केंद्र सरकार के इन्फ्लुएंस में माना जाता है, केंद्र सरकार क्योंकि नियुक्ति करती है, तो इसलिए ये केंद्र वाली सुनते हैं और केंद्र से हमारी बनती नहीं है, इसलिए केंद्र चाहती नहीं है कि हम अपने यहाँ वेलफेयर करें। भाई वेलफेयर करेंगे तभी लोकतंत्र है, अगली बार जीत करके दोबारा आएंगे, नहीं तो जनता फिर नकार देगी, कोई दूसरा ऑप्शन तलाश देगी। तो इनका आरोप यह है कि केंद्र के इन्फ्लुएंस में आकर ये हमारे बिलों को दबा कर रख लेते हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, देखिए मुख्यमंत्री आप जानते हो कि इनडायरेक्टली जनता द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि जनता द्वारा जो विधानसभा में सदस्य चुनकर जाते हैं वो विधानसभा के सदस्य यानी जो विधायक होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। उसी विधायक जो विजेता पार्टी होती है उस विजेता पार्टी के जो नेता होते हैं उसी को मुख्यमंत्री कहते हैं, यानी इनडायरेक्टली जनता द्वारा आते हैं। लेकिन राज्यपाल के केस में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जब केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है तो केंद्र के इन्फ्लुएंस भी होगा, केंद्र भाई अपने हिसाब से ही तो नियुक्त करेगी। तो वो चाहेगी ना कि यहाँ पर जैसे मान लो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की है, बीजेपी की ममता दीदी से बनती नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ऐसा राज्यपाल वहाँ पर रखेंगे जो इनका कहा ज़्यादा माने, इनका कहा कम माने। अब चूंकि रहना तो आपको इस राज्य में है तो इस राज्य के हिसाब से वेलफेयर सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा आप व्यक्ति नियुक्त कर दिए जो इनके बिल को जाकर के रोक देता है बार बार। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सच्चाई वो नहीं समझना कि नहीं नहीं ऐसा कह ही रहे हो, ऐसा होता ही है पश्चिम बंगाल। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि राज्य और सेंटर के बीच में रिलेशन कैसे काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आप जानते हो जनता द्वारा जो लोकसभा में चुन करके आए हुए होते हैं सांसद, उसमें जो विजेता पार्टी रहती है उसके जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है जितने भी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, उसमें जो नियुक्त होकर के आए हुए हैं, जो चुन करके आए हुए हैं व्यक्ति प्रत्याशी वो, और संसद में भी जो राज्यसभा और लोकसभा के जो चुन करके आए हुए हैं प्रत्याशी वो सब मिल करके वोट करते हैं, तब राष्ट्रपति बनता है। इस सब पर मैं आपको पॉलिटी में अच्छे से कोर्स में पढ़ाया भी हूँ और अलग अलग से वीडियो भी दिया हुआ हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, आप एक चीज फोकस करोगे, मैं बार बार जोर देकर बोल रहा हूँ कि राज्यों में और केंद्र में जो चुन करके हुए आए हुए प्रत्याशी हैं वो वोट करते हैं। मतलब ये कि जो राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो मनोनीत वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सब वोट करते हैं खुलेआम, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं। आप जानते हो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा में होते थे, अब वो हटा दिया गया है, लेकिन पहले एंग्लो इंडियन भी रहते थे 2 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के, ये भी रहते थे मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा जो आते थे, लेकिन इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। खैर इतना समझ में आया। अब जब यहाँ पर बात आई एम.के. स्टालिन की, एम.के. स्टालिन बार बार ये शिकायत पा रहे थे, तो ये शिकायत लेकर के चले गए वो सुप्रीम कोर्ट में। इनका कहना यह है कि राज्यपाल जो है एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉकेट वीटो वही कि मतलब पॉकेट में रख लो, कोई भी जो बिल आए उसको उठाकर दबाकर रख लो और वो पॉकेट में आपके पड़े रहेगा 2 साल 3 साल, और तब तक इनका टर्म भी खत्म होने वाला रहेगा। मतलब आप समझो जब सही टाइम पर कोई बिल कोई कानून ना आए तो उसका कितना कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ सकता है। कोई कानून जो आज ज़रूरत है उसको 2 साल 3 साल बाद लागू करा जा रहा है, तब तो 3 साल में वो खेल कर देगा कानून। उसके खिलाफ जो लूप होल ढूंढ करके जो उसका कर रहे हैं यूज, तब तो वो तब तक काम कर जाएंगे अपना। ऐसे में नुकसान सरकार का होता है, तो इसको पॉकेट वीटो कहा गया है। अब ये पॉकेट वीटो को लेकर के ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझा, कहा हाँ बात तो सही है आपकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया रिस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकते हो, कोई भी राज्य का राज्यपाल 3 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बीच में आ गया, ये कौन होता है।
भाई यहाँ बात हो रही है बिल बनाने की, कानून बनाने की। सेंटर में जैसे हम लोगों ने संसद को देखा, ऐसे स्टेट में हम लोगों ने विधानमंडल को देखा। तो अब इसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट कहाँ कूद पड़ी? तो देखिए, भारत की जो कार्य प्रणाली है या कहें जो शक्तियों का बंटवारा है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब तीन प्रकार से डिवाइड होता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इसमें जो व्यवस्थापिका है यानी कि लेजिस्लेटिव है, ये व्यवस्था बनाती है। व्यवस्था बनाने का मतलब कानून बनाने का काम करती है। जो मैंने अभी आपको संसद बताया या फिर जो मैंने आपको राज्यों में विधानमंडल बनाया, यहाँ पर नेता लोग आते हैं, कानून बनाते हैं कि हाँ ये व्यवस्था इसकी बना रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बेंच होती है, ये होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो व्यवस्था बनी है उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करती है। अब इस पे मंत्री परिषद आता है, मंत्रिमंडल आता है, प्रधानमंत्री आ गए, राज्यों में बात करें तो मुख्यमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद आ गया। ये सब ये एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं। ये अपने अधिकारियों को ये निर्देश देकर, प्रशासन को निर्देश देकर के काम कराते हैं कि ये कानून है, इसको तुम काम करो, यहाँ ग्राउंड लेवल पर काम पर पहुंचाओ। तो ये हो गए कार्यपालिका वाले कि जैसे कोई मंत्री हो गया, आप मंत्री के अंदर जो मंत्रालय आया उसका काम कराएगा वो अपने अधिकारियों से, प्रशासन की मदद से। इसके बाद तीसरा जो पावर होता है वो होता है जुडिशियल बेंच यानी कि न्यायपालिका। अगर मान लो कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है, किसी के कानून का हनन हो रहा है या कोई जो व्यवस्था बनी है इसमें वो लागू नहीं हो पा रही है, तो लोग अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं न्यायपालिका के पास कि भाई ये कानून है लेकिन हमें इसका न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए लोग जाते हैं न्यायालय में। तो न्यायालय का काम यह है कि न्याय दिलाना, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में जो लिखा है उसके तहत ये न्याय दिलाती है। ये बात ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कुछ नहीं वो करेगी कि हाँ चलो हमारा मन कर रहा है आज हम ये वाला नियम दे देते हैं, ये वाला आदेश दे देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो नियम रहेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार उसके अंडर ये न्याय दिलाएगी। कुछ कुछ मुद्दों पर वो बहुत ज़्यादा डीप में जाकर उसका कई बार तोड़ मरोड़ करके भी आ जाता है डिसीजन, तो उसको लेकर के यहाँ पर दोबारा भी करेक्शन हो जाता है, मतलब कि दोबारा संविधान संशोधन हो जाता है। अब इसी को बात एम के स्टालिन कह रहे हैं कि राज्यपाल के लिए जो ये पॉकेट वीटो आ गया है, तो पॉकेट वीटो जो आ गया है इसको जब तक अमेंडमेंट ना करवा लो तब तक चुप नहीं बैठना है। हम लोग को इससे अमेंडमेंट करवा लेना है, जिससे हर बार जब अमेंडमेंट हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा होगा तब हम यहाँ पर जाएंगे और तुरंत लागू हो जाएगा, तुरंत फॉलो करवाना पड़ जाएगा। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो या तो साइन करो या तो वापस भेजो, और या फिर तुम्हें कोई दिक्कत है तो राष्ट्रपति के पास भेज दो, लेकिन उसको पॉकेट में नहीं रख सकते हो। पॉकेट में रखोगे, बहुत देर कर दी, तो फिर बिल जो है वो अपने आप ही पास मान लिया जाएगा। अब ऐसे में तमिलनाडु के 10 बिल जो है बिना राज्यपाल की सहमति के ही, साइन के ही कानून बन गए। मतलब 10 बिल पास हो गए। इनका कहना था कि राज्यपाल ज़्यादा देर लगा रहे हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो पास माना जाएगा। अब ये देखकर राष्ट्रपति साहिबा भड़क गई। राष्ट्रपति साहिबा भड़क गई मतलब कि आप ये समझिए कि एक प्रकार से पूरा मैसेज गया जितने भी राज्य हैं सभी के पास, सभी राज्यपालों के पास। सबको लगा क्या मतलब है यार, राज्यपाल को कोई पावर ही नहीं है, ये क्या है, अपने आप ही बिल पास हो जा रहा है। अगर हम सहमति नहीं दिए हैं या हम अगर अप्रूवल नहीं दिए हैं तो वो अपने आप पास मान लिया जा रहा है। 10 बिल पास करा लिए। राष्ट्रपति के पास गया मामला, राष्ट्रपति जी भड़क गए। किस पर भड़की? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को आईना इन्होंने दिखा दिया कि अच्छा अब तुम ये बताओगे कि राष्ट्रपति को कितने टाइम के अंदर काम करना है। राष्ट्रपति जो महामहिम होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक या कहें पहला पद होता है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये व्यक्ति को तुम बताओगे कि टाइम बाउंड करना है, टाइम के अंदर अंदर डिसीजन देना है, क्या हमारे फैसले पर भी जुडिशियल रिव्यू करोगे? हम फैसला कौन सा करते हैं कौन सा नहीं। जैसे राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, महामहिम होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य का सर्वे सर्वा महामहिम होता है। अब इसको लेकर उन्होंने 14 सवाल दाग दिए सुप्रीम कोर्ट से। इन 14 सवालों का जवाब दो। संविधान में कहाँ लिखा है कि हम 3 महीने में फैसला करना है हमको, ये बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट का हौले हौले होने लगा। सुप्रीम कोर्ट को जैसे कहते नहीं ठेठ भाषा में कि औकात नजर आ गई, यार तो राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गए, अब क्या करना होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट बैक फुट पर आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वहां के सीजीआई बीआर गवई साहब, इनकी अगुवाई में 5 जजों की बेंच बैठती है और 10 दिनों तक कार्रवाई चलती है। तमिलनाडु, केरल, बंगाल, कर्नाटक सब आते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी आते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये सब पैरवी होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में जो फैसला दिया था उस फैसले से पलट जाता है, अपने ही फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। यहां पर ये कहते हैं कि अब कोई भी फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, ना 1 महीने, ना 2 महीने, ना 3 महीना। इसके अलावा सामान्य मामलों में कोई भी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं करेंगे। आप आराम से सोचो, समझो, समझकर फैसला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पॉकेट वीटो होता है ना, इसका कोशिश करो कि ये ना हो पाए, ऐसी शिकायतें बार बार ना आए कि बहुत लंबे समय तक ना रुक पाए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर बेवजह या दुर्भावना से या मान लीजिए बहुत लंबी देरी की वजह से अगर करते हैं तब हम हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन रोज रोज टाइम बाउंड करके नहीं बैठेंगे और रोज रोज इस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई दुर्भावना से ऐसा करता है तो भाई हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये था पूरा मामला। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में, तो हमारा जीएस सफलता 4.0 बैच आया हुआ है। किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ज़बरदस्त तरीके का कंटेंट है जीएस सफलता 4.0 बैच। जीरो से हीरो बनाया जाएगा जीएस में आपको। इसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके और इतिहास, भूगोल सब पढ़ाया गया है। ये बैच आपको MZT ऐप पर मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी संकल्प बैच में। तो संकल्प बैच करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए, जीएस सफलता बैच जीएस के लिए, ये दोनों ही बैच आप हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर ले सकते हो। MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हो। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस समय कूपन कोड MZT यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप जाइए ऐप में MZT कूपन कोड यूज़ कीजिए और 2 दिनों के लिए इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिनको लगता है कि ये चीज़ समझाना चाहिए। थैंक यू।